जैसे ही मैं खींचता हूँ इसको तो क्या हो जाता है, ये तन जाता है। ये ऑब्जेक्ट क्या करता है, डांस करने लगता है। इनर्शिया ज्यादा है मतलब इसका क्या है, मास ज्यादा है। सिर्फ इतना सा है, यहाँ भी होगा वहां भी होगा, तो सारे जगह होगा क्या, P1/P2। ऐसा गाना हम लिख के आ रहा ना। हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल, सब बढ़िया। हम कर रहे हैं क्लास 9 का फिजिक्स का रिवीजन। चैप्टर 8 पर वीडियो बना चुका हूं, आप प्लेलिस्ट में जाएं, क्लास 9 रिवीजन देखें। अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से जो है उसे देखें और उस पर जो चैप्टर 8 पढ़े पूरा। चैप्टर 8 जब आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि चैप्टर 8 यदि पढ़ा तो एक्सेलरेशन पता चलेगा, मतलब कि त्वरण पता चलेगा। यदि आपने गति पाठ पढ़ लिया ये वीडियो से तो आपको त्वरण पता चलेगा, त्वरण क्या है, एक्सेलरेशन क्या है। और यदि आपको एक्सेलरेशन पता चल गया तो फिर तुम बात की बातें कर सकते हो इस चैप्टर की, जो हमको F=ma, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मजेदार चीज है। F=ma लोग कहते हैं न्यूटन की गति का सेकंड नियम यही है, पर ये वाला असली नहीं है, मैथमेटिकल फॉर्म है उसका। लेकिन ये वाली चीज हमें तभी पता चलेगी जब ए के बारे में पता हो। तो ए के बारे में जल्दी से आप वहां से उस वीडियो से देख ले, उस वीडियो को देखिए। बहुत सारी इक्वेशन और मोशन पे क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हैं अपन, तो उनको देखिए फिर इस पर आइए, ठीक है। और जो देख चुके हैं, जो पहले से पढ़ चुके हैं, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। ये जो चैप्टर इसको दो पार्ट में खत्म करेंगे, दो भाग होंगे। पहला भाग रहेगा जिसमें हम पढ़ने वाले बल, इनर्शिया, सॉरी हिंदी में बोले थे पहले, बल पढ़ने वाले हैं, जड़त्व पढ़ने वाले हैं और संवेग पढ़ रहे हैं, संवेग संरक्षण का नियम पढ़ेंगे, ठीक है। इंग्लिश मीडियम आपको बोल दूं, हम पढ़ने वाले हैं फोर्स के बारे में, हम पढ़ने वाले हैं इनर्शिया के बारे में, मास के बारे में, हम पढ़ने वाले मोमेंटम के बारे में। मोमेंटम के बाद हम उसके बाद पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम कैसे कंजर्व रहता है, कहां पर कंजर्व रहता है। मतलब यदि हमने एक बंदूक से इस प्रकार से गोली मारी है, गोली की स्पीड दी है, गोली का मास द्रव्यमान दिया है, बंदूक का मास द्रव्यमान दिया, तो हम बता सकते हैं, देखो जैसे हम गोली मारेंगे तो एक प्रकार से बंदूक भी पीछे आएगी, तो बंदूक पीछे किस वेलोसिटी के साथ आएगी ये भी हम निकाल सकते हैं। यदि हमें पता चले कि बंदूक किस वेलोसिटी के साथ पीछे आई है, तो हम निकाल सकते हैं कि गोली किस स्पीड के साथ, किस वेग के साथ गोली आगे की तरफ गई होगी। ओके, तो चलिए बने रहे मेरे साथ इस चैनल पर, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अपने दोस्तों को बताइए कि पढ़ाई बहुत तेजी से चल रही है और इम्पोर्टेंट है। चलिए फिर चालू करते। पहले सबसे पहले फोर्स क्या है अपने पास, यहां से चालू करूं, ठीक है। तो अपने पास फोर्स हिंदी में कहते हैं इसे बल। तो फोर्स है क्या, आप पहले भी 8th क्लास में और 7th क्लास में शायद इसे पढ़ चुके होंगे। तो फोर्स बहुत ज्यादा कुछ नहीं, एक पुश या पुल है। किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए पॉइंट की जरूरत होती है, मतलब एक कुछ कारक चाहिए होता है, कुछ चाहिए रहता है जिसके कारण से ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाए, या मोशन कर रहा तो रुक जाए, और ये चीज क्या कहलाती है, फोर्स कहलाती है। मतलब बल की बात करूं तो बल क्या, किसी चीज को गति में लाने के लिए या रोकने के लिए, कुछ भी करने के लिए, उसकी दिशा परिवर्तन करने के लिए सबसे आवश्यक, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो है बल, फोर्स। मतलब कि मैं बात कर लूं, किसी कोई चीज ऐसी इस प्रकार से ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ, मैं इसे यहाँ से उठाकर यहाँ तक ले जाता हूँ, तो मैंने क्या लगाया, एक प्रकार से इसके ऊपर फोर्स लगाया, तब इसे मोशन में। यदि इसके ऊपर फोर्स ना लगाया जाए तो क्या ये मोशन में आएगा, बिल्कुल नहीं, ठीक है। यदि मैं इस पे फोर्स लगाता हूं तो ये क्या आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा। ओके, तो फोर्स इस प्रकार से। तो इसके बाद अब फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है, तो फोर्स की होती है ऐसा यूनिट। ऐसा यूनिट मतलब ऐसा इकाई क्या होती है फोर्स की, बल की अपने पास। तो ऐसे इकाई के बारे में अपन बात करें तो ऐसा इकाई है बल की न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन के नाम पर इनकी इकाई रखी गई थी, हम कर लेते हैं न्यूटन, ठीक है। तो अपने पास है न्यूटन, उनकी ऐसा इकाई। ऐसा इकाई मतलब कि किसमें इसे नापा जाता है। जैसे आप जब भी शक्कर खरीद रहे हैं तो उसका जो मास है, मास केजी पर आप जब नापते हैं तो वजन नापते हैं वो न्यूटन में ही होता है, ठीक है। आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बता दूं, जो आपका वजन है, भार है, वो न्यूटन में नापा जाना चाहिए। पर आप लोग जनरली केजी बोलकर चलते हैं कि हमारा वजन 40 किलोग्राम, हमारा वजन 60 किलोग्राम। असल में 60 किलोग्राम नहीं, हुआ यह कि किलोग्राम, न्यूटन को किलोग्राम वेट भी बोला गया, ठीक है। किलोग्राम वेट की वजह से वेट छूटता गया सिर्फ केजी पर आ गए, तो केजी मास होता है। असल में यदि हम फोर्स नापना चाहते हैं तो क्या होगा, न्यूटन। और आपका जो वेट है, आपका जो वजन है, भार है, वो भी किस में नापा जाना चाहिए, न्यूटन में नापा जाना चाहिए। ओके, तो न्यूटन होती है। अब कुछ अवधारणाएं समझ लें। ये जो फोर्स है ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है। आपको मैं पहले बता चुका हूँ वेक्टर क्या होता है या स्केलर क्या होता है। मैं आपको बता दूं, वैसे वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि है। सदिश राशि मतलब कि जिसके लिए डायरेक्शन की जरूरत हमें पड़ेगी। जैसे कि मैं आपको बताऊं, मैं एक क्वेश्चन लेते हैं, पर एग्जांपल करते हैं, ठीक है। मैंने कहा कि ये यहाँ पर ये सरफेस हो गई अपने पास, और सरफेस के ऊपर क्या है, एक बॉक्स रखा हुआ है, एक बॉक्स ये रखा हुआ है। ओके,
सरफेस के ऊपर यदि ये बॉक्स रखा हुआ है और मैं चाहता हूं, मैं इसे उस तरफ खींचना चाहता हूं, तो मैं कह रहा हूं कि मैं इसे 15 न्यूटन के फोर्स के साथ खींच रहा हूं उस तरफ। नहीं खींच रहा है बॉक्स। मैंने कहा स्टूडेंट्स को कि यहाँ पर एक स्टूडेंट बैठा हुआ है, मैंने उससे बोला स्टूडेंट भाई प्लीज आओ मेरे साथ, मेरी मदद करो। यहाँ पर एक बॉक्स मैं 15 न्यूटन के साथ इसे खींच रहा हूँ, एक बॉक्स 15 न्यूटन के साथ इसे क्या खींचा जा रहा है। 15 न्यूटन मतलब न्यूटन क्या है, फोर्स का मात्रा का मतलब बल की वैल्यू, फोर्स का वैल्यू दे दिया है मैंने आपको 15 न्यूटन। 15 न्यूटन के फोर्स के साथ मैं इसे खींच रहा हूं। मैंने एक स्टूडेंट को बुलाया, कहा गया हो भाई मेरी मदद करो, इसमें एक रस्सी बांध लो और इसे तुम भी खींचो। वो आया, वो व्यक्ति आया मेरी मदद करने के लिए। मैंने कहा हाँ यार ये जो व्यक्ति आ गया मदद करने के लिए, बहुत अच्छा स्टूडेंट है। वो अच्छा स्टूडेंट आया और यहाँ पर आया और वो रस्सी बांधी 5 न्यूटन के फोर्स के साथ इस तरफ खींचने लगा। क्या वो अच्छा स्टूडेंट मेरी मदद कर रहा है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं 15 न्यूटन से वहां खींच रहा हूं, मैं 15 न्यूटन से यहां खींच रहा हूं, स्टूडेंट यहां खींच रहा है। क्या ये बीच वाला बॉक्स मतलब कि जैसे कि मैं मूवमेंट करूंगा? बिल्कुल नहीं, तो और नुकसान करना है मेरा। तो यहां पर यदि मैं कहूं कि नेट फोर्स कितना है, नेट फोर्स कितना है, 15 न्यूटन का फोर्स उस तरह से लगाया जा रहा है और 5 न्यूटन का तो व्यक्ति मेरे क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। क्या? बिल्कुल नहीं कर रहा, मदद तो बिल्कुल ही नहीं कर रहा है। नेट फोर्स, नेट बल की बात कर ले अपन, तो नेट बल लग रहा है अपने पास 15 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन, तो आंसर कितना आएगा अपने पास 10 न्यूटन। उस बॉक्स पर कितना बल लग रहा है? 10 न्यूटन का। तो क्या ये बात क्लियर हो गई है आपको कि फोर्स के लिए डायरेक्शन जरूरी है? फोर्स को जब भी बताना हमें कि फोर्स लगाया जा रहा है, तो क्या आपको ये बात क्लियर हो गई कि फोर्स के लिए डायरेक्शन जरूरी है? हाँ, फोर्स के लिए डायरेक्शन जरूरी है। एक और एग्जांपल लेता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। एक दूसरा एग्जांपल लिया जाए अपने द्वारा, मैं कह लेता हूं मैं यहां पर एक बॉक्स खींच रहा था, बॉक्स ही खींचने की बहुत ज्यादा तकलीफ में नहीं आएंगे, ठीक है। तो बॉक्स खींचते हैं यहां पर, फिर से मैंने कहा 15 न्यूटन का फोर्स मैं लगा रहा हूं। इस व्यक्ति को मैंने कहा तुम जाओ भाई वापस बैठो अपनी जगह पे। तुम क्या कर रहे थे यहाँ पर, क्या कर रहे थे यहाँ पर भाई? मेरे तो नुकसान कर रहे हो तुम, जितनी ताकत मैं लगा रहा हूं उससे ज्यादा ताकत तुम लगा रहे हो, मतलब उल्टी डायरेक्शन में लगा, तो क्या फायदा हुआ मेरा? मैंने कहा एक और व्यक्ति आए, अब एक और व्यक्ति आए, उस व्यक्ति ने कहा यार सर तो गुस्सा थे। सर किस बात पे गुस्सा हुए? सर गुस्सा हुए ये 15 न्यूटन का फोर्स इस तरफ लगा रहे थे सर, और उसने क्या नुकसान कर दिया सर का। सर इस बात पे गुस्सा हुए, तो मैं क्या करूं भाई, मैं कैसे फायदा करूं? तो उसने कहा कि ठीक है सर मैं आ रहा हूं। इसमें से कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट था, उसने दिमाग लगा लिया कि उसे क्या करना है। वो आया और वो 15 न्यूटन का फोर्स इस तरफ से लगाने लगा, मतलब वो क्या करने लगा, धक्का देने लगा। अब बताओ नेट फोर्स कितना है? नेट फोर्स होगा 15 न्यूटन उस तरफ और 15 न्यूटन मैं भी उस तरफ लगा रहा था। नेट फोर्स कितना हो जाएगा? क्या ये नेट फोर्स 30 न्यूटन हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, ये नेट फोर्स हो जाना है अपने को 30 न्यूटन। बातें क्लियर हो गई? फोर्स के लिए डायरेक्शन जरूरी है, इसलिए फोर्स मतलब कि बल एक सदिश राशि है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? इसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन, ठीक है। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। फोर्स के बारे में कोई परेशानी? फोर्स क्या होता है? एक प्रकार का धक्का या खिंचाव हो सकता है। फोर्स और भी हो सकते हैं नेचर में अलग अलग प्रकार के, जैसे कि मैं फोर्स की बात कर लूं तो फोर्स और भी है, जैसे अपने पास एक प्रकार से हो सकता है फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स को हिंदी में क्या बोलेंगे अपन? हिंदी में बोला जाएगा अपने द्वारा घर्षण बल। तो फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा अपने पास घर्षण बल। घर्षण बल कौन सा वाला बल है? जैसे मैं एक ऑब्जेक्ट के ऊपर से, मतलब मैं कह लूं कि इसके ऊपर से ये ऑब्जेक्ट मैं जैसे खिसकाता हूं, इस प्रकार से जैसे मैंने इसे खिसकाना चालू किया तो ये ऑब्जेक्ट जिस ताकत से मैं खिसका रहा था उतनी ताकत से खिसक नहीं रहा है। क्यों नहीं खिसक रहा? उसके पीछे कारण है, क्योंकि मैं जब इसे खिसका रहा था 15 न्यूटन के फोर्स के साथ, तो नीचे जो जमीन है, जो भी चीज है, ठीक है, नीचे जो जमीन है, यदि मैं इस तरफ लगा रहा हूं 15 न्यूटन का फोर्स, तो मैं एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू सॉल्व करने के बाद आती है। तो हम फ्रिक्शन की बात करें तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? एक फोर्स F, फ्रिक्शन घर्षण बल भी लगेगा। ये वही बल है जिसकी वजह से तुम्हारी चप्पल, तुम्हारी स्लीपर्स क्या होती हैं, गिर जाती हैं और नई चप्पल खरीदनी पड़ती है। फोर्स क्लियर हो गया? एक और प्रकार का फोर्स बताऊं आपको, चलिए एक और प्रकार का फोर्स। एक प्रकार का फोर्स होता है टेंशन फोर्स। टेंशन, तुमको टेंशन होती है कभी? टेंशन फोर्स है, मतलब यार हम पे तनाव की बात कर लो ना, तनाव भी एक प्रकार का क्या है? बल है। अब तनाव किस प्रकार का बल है ये कैसे पता चले? मैंने कहा ये रिजिड सपोर्ट। रिजिड सपोर्ट का मतलब क्या हुआ? एक ठोस सपोर्ट। रिजिड सपोर्ट का मतलब क्या हुआ? एक प्रकार से ठोस सपोर्ट। जैसे कि मैं कह लूं ये जो सीलिंग है, यहां से अपने पंखा, ऊपर पंखा लगा हुआ है, ठीक है, तो ये जो पंखा है रिजिड सपोर्ट से लगा हुआ है। रिजिड बॉडी क्या कहलाती है? देख लीजिएगा, रिजिड
रिजिड बॉडी क्या कहलाती है अपने पास, दृढ़ पिंड भी हिंदी में कहते हैं ना। रिजिड बॉडी क्या कहलाती है, जितना भी फोर्स लगा लें अपन, जितना भी फोर्स लगा लें उसके साइज शेप में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। कितना भी बल लगाने को उसका ना साइज बदलेगा, ना आकार बदलेगा, ना कुछ बदलेगा। ठीक है, ठीक। तो एक रिजिड सपोर्ट ऊपर दीवार से मैंने क्या किया है, एक रस्सी बांधी हुई है। ठीक है, ये रस्सी बंधी हुई है और इस पर क्या लगा दिया मैंने, एक बॉक्स लटका दिया है। जब इस रस्सी से ये बॉक्स लटकाया जा रहा है तो बॉक्स पर क्या लगेगा, एक प्रकार से फोर्स लगेगा। फोर्स इज इक्वल टू, हालांकि मैं नहीं बताना चाहता, चलिए बता लेते हैं। इस पे एक फोर्स लगेगा जो कहेगी F इज इक्वल टू m। हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे ये फार्मूला कहां से बना। न्यूटन के सेकंड लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म है, मैथमेटिकल फॉर्म है न्यूटन का सेकंड लॉ। कोई पूछता है न्यूटन का सेकंड लॉ, ये कभी नहीं बोले आप। न्यूटन का सेकंड लॉ कुछ और हम बात करेंगे। ये न्यूटन के सेकंड लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म है, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम का गणितीय रूप है। ठीक है, तो यदि कहता है न्यूटन का सेकंड लॉ होता है, ये बोले तो फिर तुमने गलती की, ये मत कहना कि सर ने सिखाया था। ठीक है, न्यूटन की गति का सेकंड लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म है। तो मास इनटू एक्सेलरेशन करके बात कर ले अपन। ठीक है, तो इस पर एक फोर्स लगा नीचे की तरफ, मास क्या होगा m, और एक्सेलरेशन, नीचे गिरती हुई वस्तु का जो एक्सेलरेशन होता है वो फिक्स रहता है। यदि ऑब्जेक्ट फ्री फॉल हो रहा है, एक पॉइंट रह गया फ्री फॉल, हाँ आगे आने वाली समय में पढ़ने वाले फ्री फॉल, गुरुत्व के अधीन गिरना। यदि ये ऑब्जेक्ट जिसकी वेलोसिटी कितनी है, शुरुआत में वेलोसिटी 0 है, क्यों, क्योंकि इसको मैं नॉर्मली छोड़ रहा हूं, मैं इसे फोर्स नहीं लगा रहा हूं, नॉर्मली क्या कर रहा हूं, मैं इसे छोड़ रहा हूं। ठीक है, मैंने छोड़ा, इसका एक्सेलरेशन निकालने की जरूरत है क्या तुमको, बिल्कुल नहीं है। इसका एक्सेलरेशन फिक्स रहता है, वो होता है 9.8, g की वैल्यू होती है, g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसका एक्सेलरेशन क्या है, फिक्स रहता है। तो जो ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पर लटकाई, ये रस्सी से लटकाएगा तो इसमें एक फोर्स लगाएगा m इनटू में g, एक्सेलरेशन की जगह पे g 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये चीजें आपको समझनी होगी। ग्रेविटेशन वाले वीडियो देख लेंगे जब एक बार और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो जब मैं एक ऑब्जेक्ट नीचे लटका रहा हूँ, जैसे कि मैं बात कर लेता हूँ कि मैंने कुछ भी लिया, जैसे मेरे पास एक यहाँ पर सुई है और सुई के साथ धागा है और फिल्म का नाम सुई धागा है। ठीक है, तो ये मैं मान लेता हूँ कि ये इस प्रकार से। ठीक है, अभी ये नॉर्मली जब लटक रहा था इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब यदि मैं कह लेता हूँ कि इस सुई को क्या करता हूँ, मैं खींचता हूँ, तो जैसे ही मैं इस सुई को खींचता हूँ, तुमने देखा कि पहले जो है ये जो धागा इस प्रकार से लटक रहा था, ये जो हल्का था, जैसे ही मैं खींचता हूँ इसको तो क्या हो जाता है, ये तन जाता है, बिल्कुल तनाव आ जाता है, इसमें क्या लगता है, एक प्रकार से फोर्स लगता है। तो इस प्रकार के फोर्स को क्या कहते हैं, टेंशन फोर्स कहते हैं। टेंशन किस तरफ, क्योंकि मैं नीचे की तरफ खींच रहा था तो ऑब्जेक्ट में फोर्स किस तरफ लगेगा, ऊपर की तरफ। टी, टेंशन भी एक प्रकार का क्या है, फोर्स है, कोई परेशानी नहीं, नॉर्मल चीजें। फोर्स क्लियर हो गया। फोर्स भी और प्रकार के होते हैं, जैसे कि हम पढ़ने वाले बहुत सारे फोर्स आपको बता दूं, जैसे कि अभी 9th क्लास के बेसिक के हिसाब से तो एक नॉर्मल फोर्स है, और हम पढ़ने वाले ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में। कौन सा वाला फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ने वाले हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल। तो बात कुछ ऐसी है, बिल्कुल मेरे जैसी है, सीधी शांत सी। तो गुरुत्वाकर्षण बल मतलब वही बल है जिससे क्या करती है पृथ्वी आपको, मतलब जो हमारी धरती मैया है, हे माँ, ये जो हमारी धरती मैया अपने केंद्र की तरफ हर एक वस्तु को खींचती है एक बल के साथ, जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण बल। द फोर्स by which the earth attracts any body towards its center is known as gravitational force. ग्रेविटी अलग है, ग्रेविटेशनल फोर्स अलग है, गुरुत्वाकर्षण बल अलग है। ठीक है, और गुरुत्वीय त्वरण यदि मैं कह लूं जी अलग है। ठीक है, दोनों के बारे में चर्चा करेंगे, ये भी डिफरेंस पता चलेगा। सब एक जैसे लगते हैं ना, पर है नहीं। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, मतलब अर्थ के पास एक सेंटर है, सेंटर की तरफ क्या करती है, किसी भी बॉडी को अर्थ क्या करती है, अपने सेंटर की तरफ खींचती है। जैसे हम ऐसे खड़े हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल, बहुत सारे लोगों को तो लगता है कि हम यहीं पे रहते हैं, यहाँ अंदर। ठीक है, छोटे में ऐसा लगता रहा होगा, अब आपको समझ में आ गया है, हम क्या रहते हैं, बॉडी के बाहर रहते हैं। यहाँ पर हो सकता है कोई व्यक्ति खड़ा हो, यदि कोई व्यक्ति ऐसा ऊपर कूदता है, ठीक है, यदि कोई व्यक्ति ये जो यहाँ पर खड़ा हुआ था, यदि कोई व्यक्ति ऐसा ऊपर कूदता है, तो अर्थ क्या करेगी, इसको अर्थ अपनी तरफ क्या करेगी, इसको खींचती है। अर्थ पे क्या लगता है, एक प्रकार से फोर्स लगाती है इस पे। इस फोर्स का फॉर्मूला होगा m इनटू में g, मास इनटू में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये क्या करती है, फोर्स के साथ इसको नीचे की तरफ खींचती है, और कहां की तरफ खींचती है, अपने सेंटर की तरफ, अपने केंद्र की तरफ क्या करती है, इसको खींचती है। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल एक प्रकार का बल है, और यही पढ़ने वाले हैं। एक बढ़िया सा फैक्ट बता देता हूं कि देखो,
तुम क्या करो, अर्थ में जैसे यहाँ पर खड़े हुए अपन क्या करें, नीचे इस प्रकार से ऐसा घूम कर जाए, ठीक है, और यहाँ पर सर के बल खड़े हो जाए, सर के बल मतलब कि कुछ इस प्रकार से, और सर के बल यदि हम इस प्रकार से खड़े हो जाते तो देखिए हम बाहर से कह सकते हैं कि देखिए हमने अर्थ को अपने सर पर उठाया हुआ है, ठीक है। तो आपका फोर्स बल की अवधारणा क्लियर हो गई। बल ये इस प्रकार से हो गया बल। जो भी चीजें दिखती हैं जल्दी से कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, या कॉपी कर ले, कॉपी करना ज्यादा अच्छा है। स्क्रीनशॉट लोगे फिर तुम भूल जाओगे कि यार स्क्रीनशॉट लिया था, कहाँ है, लिखना भूल गए, और फिर चीजें क्या रह जाएंगी, उसी प्रकार से रह जाएंगी। तो फोर्स हो गया, फोर्स के बारे में बहुत सारी चीजें बता दी, ठीक है। कुछ चीजें जो नहीं बताई वो बता लेता हूं, इसको मैं मिटा लूं, फ्री फॉल वाली चीज, ठीक है। बल भी दो प्रकार के होंगे, बल दो प्रकार से बल ले सकते हैं, संतुलित बल और असंतुलित बल, ठीक है। संतुलित बल और असंतुलित बल, बैलेंस्ड फोर्स एंड, एक मिनट ना, मैंने आपकी बुक निकाल रखी है, हाँ, अनबैलेंस्ड फोर्स। तो बैलेंस्ड फोर्स है और अनबैलेंस्ड फोर्स है अपने पास, ये मिटा रहा हूं थोड़ी सी चीज, फिर सारी मिटाएंगे, ठीक है। अब बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स किस प्रकार से होगा, संतुलित बल और असंतुलित बल। तो संतुलित बल की बात करें, पहले बात हो जाए संतुलित बल की। संतुलित बल मतलब कि क्या हो जाएगा अपने पास, बैलेंस्ड फोर्स। तो बैलेंस्ड फोर्स की अपन बात करें तो किस प्रकार से हो सकता है भाई बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स का मतलब हुआ कि ऐसा फोर्स जो बैलेंस हो। बैलेंस का मतलब क्या हो गया भाई, इस प्रकार से कि यदि मैंने लगाया हुआ था 15 न्यूटन का बल, मैंने कहा हे दोस्त, हे मित्र, हे छात्र, छात्र बोल लेते हैं ना अपन, छात्र, क्योंकि मेरे पास छात्र हुआ करते हैं, हे छात्र आप आइए। पहले तो मैं लिख लूं अपना न्यूटन, 15 न्यूटन। न्यूटन क्या है, न्यूटन क्या है, न्यूटन है बल को नापने की इकाई, फोर्स को नापने का एक मात्रक। जैसे आपने शक्कर केजी में नापी है, वैसे केजी वेट होता है, ठीक है, तो केजी में नापते हो। यदि अपन और चीजें, जैसे मैं कह लूं कि दूरी, दूरी किसमें नापते हैं अपन, नाप सकते हैं किलोमीटर में, नाप सकते हैं सेकंड में, नाप सकते हैं और दूसरी चीजों में, लेकिन सॉरी सेकंड में नहीं नाप सकते, सेकंड गलती हो गई, ठीक है। हम नाप सकते हैं दूरी को मीटर में, किलोमीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, मिलीमीटर में नापा जा सकता है, हाँ बिल्कुल, ठीक है, मिलीमीटर में भी आप नाप सकते हैं, ठीक। तो अगर इसकी बात करें तो जैसे इसको नाप सकते हैं अपन न्यूटन में, समझ में है, किलोमीटर, जैसे दूरी किलोमीटर में नापते पर ऐसा यूनिट क्या है, मीटर, तो इसे कि इसके लिए क्या हो जाएगा, न्यूटन, ठीक है, न्यूटन हो जाएगा, न्यूटन में हमें नापना है। न्यूटन के एक बढ़िया सा मात्रक बताने वाला हूं तुम्हारे क्लास के लिए, ठीक है, तो आपके किसी मित्र को बुरा भी ना लगे और आप उसे डांट भी दे, अपशब्द भी बोल रहे इस प्रकार का, ठीक है। अपशब्द वैसे बुरा नहीं है पर फिर भी देखिएगा। पहले तो 15 न्यूटन का फोर्स यदि मैं इस तरफ से लगा रहा हूं और मैंने कहा अपने दोस्त को कि 15 न्यूटन के बल से तुम भी खींचो, और उसने इस तरफ खींचना चालू किया, क्या वो मेरी मदद कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है, लेकिन क्या ये ऑब्जेक्ट हिलेगा, अब मुश्किल है भाई। मतलब शुरुआत में जब हमने किया था तो हो सकता था थोड़ा बहुत मूवमेंट होता, लेकिन अब बिल्कुल नहीं। 15 न्यूटन का फोर्स यहां से लग रहा है, 15 न्यूटन का फोर्स वहां से लगा, नेट फोर्स की बात करूं तो कितना आ जाएगा, तो नेट फोर्स की बात कर लूं मैं, तो मैंने कहा था कि जब डायरेक्शन अपोजिट हो, कुल बल की बात करें तो मैंने कहा था जब दिशा अलग अलग हो तो घटाते हैं, 15 न्यूटन में से 15 न्यूटन नहीं घटा दीजिए, यहां से कितना आएगा, 0। क्या ये ऑब्जेक्ट यहां से वहां मूवमेंट करेगा, नहीं करेगा। तो इस प्रकार से हम जो लगा रहे हैं यहां पर फोर्स, ये कहलाएगा बैलेंस, बैलेंस फोर्स है ना, बैलेंस फोर्स यही कहलाता है। संतुलित बल क्या बल है, मतलब जब फोर्स लग रहे हो और ऑब्जेक्ट में कोई मूवमेंट ना हो पा रहा, किसकी वजह से, फोर्स की वजह से, ठीक है। अनबैलेंस्ड फोर्स की बात करें तो अनबैलेंस्ड फोर्स की मैं बात कर लूं तो बात कुछ ऐसी है, बिल्कुल मेरी जैसी है, सीधी सादी सी। तो अनबैलेंस्ड फोर्स का मतलब ये होगा अपने पास कि ये ऑब्जेक्ट, इस पे लगाया गया 15 न्यूटन का फोर्स जिससे मैं खींच रहा था और ऑब्जेक्ट खींच रहा था, ठीक है। ऑब्जेक्ट का डिजाइन थोड़ा सा बदला गया, ऑब्जेक्ट क्या कर रहा था, खींच रहा था, इसलिए यहां से लगाया 5 न्यूटन का फोर्स। नेट फोर्स कितना लग रहा है, बोले जल्दी से बताएं, नेट फोर्स कितना लग रहा है। ये नेट फोर्स तुम्हारे पास कमेंट सेक्शन तो कमेंट करो और मुझे बताओ कि नेट फोर्स कितना लग रहा है, ठीक है। नेट फोर्स बताओगे 15 न्यूटन इस तरफ से जा रहा है और 5 न्यूटन इस तरफ से। क्या इसमें आप बैलेंस फोर्स कह सकते, नहीं, यहाँ पे बैलेंस नहीं हो पा रहा है ना, इसलिए इसे बैलेंस फोर्स नहीं कहेंगे, असंतुलित बल कहा जाएगा, असंतुलित बल, अनबैलेंस की जगह पे असंतुलित बल। बल की अवधारणा यहाँ पर क्लियर हो गई है। हम नेक्स्ट अगले टॉपिक पर आते हैं, अपने पास संतुलित बल, असंतुलित बल हो गया है, हाँ, जड़त्व और द्रव्यमान पर आते हैं, ठीक है। ये मैं मिटा रहा हूं, चीजें नोट करते चले भाई, कॉपी पेन हाथ में लिया कीजिए। यूं आप सोचें कि स्क्रीनशॉट ले लेंगे बाद में पढ़ा जाएगा, तो ये गलती कर रहे हैं आप, ठीक है। और ये गलतियां ना होनी चाहिए, जो हुई तो नंबर कट जाएंगे और क्या होगा, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं। अगला पॉइंट अपने पास इनर्शिया, जड़त्व। इनर्शिया या फिर हम कह सकते हैं जड़त्व।
जड़त्व का मतलब मैं जो समझता हूं वो है मेरे हिसाब से, मैं जड़त्व के नियमों को, वैसे न्यूटन के पहले नियम को मैं कहता हूं जड़त्व के नियम को, जड़त्व फिलहाल जड़त्व का नियम बताता हूं, जड़त्व के नियम को मैं कहता हूं आलस का नियम। किस प्रकार से ये समझो, देखो यदि कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जैसे मैं कह लेता हूं ये तुम्हारी साइंस की बुक है हिंदी मीडियम की मेरे पास, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट इस प्रकार से रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट इस प्रकार से रखा हुआ है, ठीक है। यदि मैं कहूं, अगर मैं कहूं, ठीक है, यदि मैं कहूं कि मैं इसके नीचे से बुक हटा लेना चाहता हूं, क्या ये डिब्बी यहीं पर रहेगी? क्या ये डिब्बी यहीं पर रहेगी या ये बुक के साथ नीचे आएगी? देखो बिल्कुल बहुत देर से ये मैंने इसको उठा लिया, जैसे ये आगे कर लेते हैं, ये मैंने इसको क्या किया नीचे, जैसे ही मैंने बुक नीचे की, क्या ये बुक के साथ साथ डिब्बी चिपक के आई थी? देखो क्या ये डिब्बी बुक के साथ साथ चिपक के आई थी? देखना फिर से देखते हैं, क्या ये डिब्बी बुक के साथ साथ चिपक के आई थी? बिल्कुल नहीं, डिब्बी बुक के साथ चिपक कर ऐसे रखी हुई नहीं आई थी। आप चाहो तो वीडियो को नॉर्मल स्पीड थोड़ा सा कम करके देख सकते हैं, हो सकता है स्लो मोशन में दिखाई दे जाए। तो क्या ये डिब्बी चिपक के आई? नहीं। क्या हुआ था कि जब मैंने क्या किया, ये बुक को जब जैसे ही मैंने नीचे किया तो ये ऑब्जेक्ट क्या था? रेस्ट पे था। ये डिब्बी क्या थी? विराम अवस्था में थी। तो डिब्बी की कोशिश क्या रहेगी कि ये विराम अवस्था में ही रहे। जैसे कि मैं बात करूं, जैसे इसे नीचे खींचा, ये यहीं पर थी, यहां पर रही, फिर उसे याद आया अरे नीचे तो कुछ नहीं, फिर गिरी। तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट यदि विराम अवस्था में है तो उसकी कोशिश क्या रहती है? वो विराम अवस्था में ही रहे, ठीक है। यदि ऑब्जेक्ट रेस्ट कर रहा है तो उसकी कोशिश क्या रहेगी? वो रेस्ट ही करता रहे। तो पहला है अपने पास जड़त्व, वो क्या रहेगा अपने पास? विराम का जड़त्व, विराम का जड़त्व, ठीक है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, तो ये कहना है अपने पास विराम का जड़त्व। विराम का जड़त्व का मतलब क्या है? कोई ऑब्जेक्ट यदि रेस्ट पर है तो वो कोशिश रहेगी उसकी वो रेस्ट ही करता रहे। आलस का नियम क्यों? क्योंकि यदि तुम बिस्तर पर सो रहे हो तो तुम्हारी भी कोशिश रहेगी सोते रहे, जब तक जो है पिताजी बाहर से एक एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दें, अब तुम्हें उठा ना दिया जाए, ठीक है। जब तक घर वाले तुम पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं, चाहे वो डंडा हो या दूसरे ऑब्जेक्ट इक्विपमेंट हो सकते हैं, घर वालों के पास ढेरों औजार है, तो जब तक आप पर फोर्स न लगाया जाए आपकी कोशिश ये रहती है कि यदि आप बिस्तर पर लेटे हुए हैं तो सिर्फ लेटे रहें। क्यों? बहुत सारे लोगों की जरूरी नहीं कि तुमको स्पेशली बोल रहा हूं, ओके, ठीक है। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब ये है, यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट कर रहा है तो वो कोशिश कर रहेगा कि वो रेस्ट पे ही रहे, या कह सकते हो कि वो अपनी, यदि तुम उसकी पोजीशन चेंज करोगे, यदि मैं कह रहा हूं कि ये रेस्ट पर है, यदि मैं इस पे क्या करूंगा, यदि मैं इस डिब्बी की पोजीशन चेंज करने की कोशिश करूंगा तो ये एक प्रकार से क्या करेगी? विरोध करेगी। ये एक प्रकार से क्या करेगी? विरोध करेगी इस बात का, ठीक है। और ये जो विरोध है ये क्या कहलाता है? ये जस्ट थोड़ी देर के बाद अपन डिस्कशन करने वाले हैं, ये कहलाएगा मास द्रव्यमान, ठीक है। तो अपने पास हो गया गति का जड़त्व, हो गया, सॉरी विराम का जड़त्व हो गया। अब दूसरा पॉइंट हो गया अपने पास गति का जड़त्व, गति का जड़त्व। अब यदि गति के जड़त्व की बात करूं, इनर्शिया ऑफ मोशन की बात करूं मैं, तो इनर्शिया ऑफ मोशन की बात करते हैं। इनर्शिया ऑफ मोशन की बात करें तो 3 बार बात हो गई, ठीक है। इनर्शिया ऑफ मोशन की इस प्रकार से बात की जाती है, मोशन, यदि आप मोशन कर रहे हैं, यदि आप गति कर रहे हैं, इस प्रकार से आप चल रहे हैं, ये व्यक्ति ये चल रहा है, ये इस प्रकार से यदि आप चल रहे हैं, एक मिनट, चलने वाले व्यक्ति को तो मैंने ढूंढ के रखा, 2 सेकंड का मौका दीजिए आप मुझे, मैं चलने वाले व्यक्ति को लेकर आता हूं आपके पास। तो और शायद मुझे मिल जाए वो चलने वाला व्यक्ति जो मैंने आपके लिए ढूंढ करके रखा हुआ था, ठीक है। हाँ शायद मिल जाना चाहिए, एक मिनट दीजिए, ये मिल गया मुझे वो चलने वाला व्यक्ति, ये है भाई, ये देखा होगा, पहले भी देखा होगा, ठीक है। तो यदि ये ऑब्जेक्ट चल रहा है, ये ऑब्जेक्ट चल रहा है, वैसे ये, हाँ ये तो बहुत बढ़िया एग्जांपल, मैंने इसको सोच के क्या रखा था, विराम का जड़त्व। ये खिलौना किस प्रकार से काम करता है, इस खिलौने को बनाने वालों को भी नहीं पता कि ये किस प्रकार से क्या करता है, काम करता है। इस खिलौने की बात कर ले तो क्या है, विराम का जड़त्व किस प्रकार से, देखो अभी ये क्या है, इसमें क्या है, इसके जो हाथ पैर है, बिल्कुल जो इसके हाथ पैरों की मैं बात कर लूं तो इसके हाथ पैर क्या है, बिल्कुल रेस्ट पर है, रुके हुए हैं। पर जैसे ही मैं इस प्रकार से ऐसा करूंगा, जैसे मैं इसको घुमाऊंगा, तो जैसे घुमाता हूं तो क्या होता है, इसके जो रेस्ट पे जो चीजें रहती हैं, जो इसके हाथ पैर क्या थे, रेस्ट पर थे, उनकी कोशिश रही कि रेस्ट पे रहे, लेकिन मैंने घुमा दिया है। तो इसी वजह से क्या होता है, ये जड़त्व के कारण, इनर्शिया के कारण क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट क्या करता है, डांस करने लगता है,
ओके, अब बात करता हूँ, ये ऑब्जेक्ट चल रहा था, ये चलता जा रहा था, अचानक से मैं इसे रोक देता हूँ। जैसे चल रहा था, अचानक से मैं रोक देता हूँ, तो रोकने के बाद क्या होगा, ऐसे चलता जा रहा था, ऐसा चलता, अचानक से मैं रोक देता हूँ, तो क्या ये पीछे हो जाएगा? क्या इसके मूवमेंट, क्या इसके मोशन में कोई परिवर्तन होगा? हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट क्या था, चलना चाह रहा था। इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो चुका है, इनर्शिया ऑफ मोशन पर आ रहा हूँ ना वापस। गति का जड़, ये ऑब्जेक्ट क्या करना चाह रहा था, गति करना चाह रहा था। एक बढ़िया एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे कि हमारी बात हो जाए, अभी यदि आपने ट्रेन से कभी सफर किया हो, ट्रेन से सफर किया है, हाँ बिल्कुल ट्रेन से सफर किया है, ठीक है, तो ट्रेन से जैसे सफर किया, मेरा स्टेशन आने वाला है, मेरी आदत है, तुम्हारी आदत है, मेरी आदत लगभग सभी की होती है, मेरा स्टेशन आने वाला है, तो हमारी आदत है कि हम क्या करते हैं, ऐसा गेट के पास कि हम पहले उतरेंगे, हमसे पहले नहीं, हमसे पहले कोई नहीं, हम यहाँ के महाराज, हम यहाँ पे पहले उतरेंगे। तो हम ऐसा आ जाता है कि हाँ चलिए हम पहले उतरेंगे, इस प्रकार से हम खड़े हो गए, हम पहले उतरेंगे, ठीक है। और जैसे ट्रेन रुकी, जैसे ट्रेन, यदि ट्रेन वहां जा रही थी, जैसे ट्रेन रुकी, ऐसा धक्का लगा कि नहीं लगा? लगा, सबको लगता है, ठीक है। तो जैसे क्या कर रहा था, तुम्हारी बॉडी इस प्रकार से जा रही थी, तुम्हारी बॉडी इस प्रकार से जा रही थी, जैसे ट्रेन रुकी, ट्रेन रुक गई है, तो तुम्हारे जो पैर हैं, देखो ट्रेन के साथ साथ तुम्हारे पैर चल रहे, जैसे मैं कह रहा हूँ, ये इस प्रकार से ट्रेन चल रही थी, ट्रेन के साथ साथ तुम्हारे पैर भी चल रहे थे। अचानक से क्या हुआ कि तो ट्रेन रुकी, तो जो ट्रेन का नीचे वाला डब्बा वो भी रुका, तो तुम्हारे पैर उसी जगह पर रहे, लेकिन तुम्हारी बॉडी इस प्रकार से चल रही थी, अचानक से कोई धक्का लगेगा, और जब ये धक्का लगता है वो कहलाता है गति का जड़, इनर्शिया ऑफ मोशन। क्योंकि तुम्हारी बॉडी मोशन कर रही थी, इसलिए वो तुम्हारी बॉडी मोशन में रहने की कोशिश करती है, इसलिए तुम्हें एक झटका लगता है। यदि आपकी वस्तु, आपकी बॉडी गति कर रही थी, तो वो गति में रहने की कोशिश करती है, और चूंकि गति में रहने का मौका उसे नहीं मिल पाता, इसलिए वो क्या करती है, एक झटका लगता है आपको, ठीक है। फिल्मों में देखा होगा, अचानक से जैसे ही जो है ब्रेक लगाए गए, गुंडे सारे कांच से निकल जाते हैं, वो क्या है, इनर्शिया ही है, ठीक है। गति का जड़ हो गया, इनर्शिया ऑफ मोशन हो चुका है। अब थर्ड पॉइंट आएगा अपने पास, इनर्शिया, चलिए इंग्लिश में लिख लेते हैं, दिशा का जड़त्व, दिशा का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ, दिशा को क्या कहते हैं भाई, इनर्शिया ऑफ, दिशा को क्या कहते हैं, बोलते हैं डायरेक्शन, क्या बोलती पब्लिक, सॉरी क्या बोलती है पब्लिक, डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब डायरेक्शन का इनर्शिया किस प्रकार से, देखो मैं एक काम करें, एक्सपेरिमेंट देखिए, ये जो काम है यहाँ पर लोगों की भलाई के लिए किया जा रहा है, ठीक है, इसे घर पर ना करें, ठीक है, इमेजिन करेंगे ना, घर पे ना करेंगे लेकिन इमेजिन करेंगे। आप क्या करें, एक रस्सी ली, रस्सी से यहाँ पर क्या बांध दिया, पत्थर, ये रस्सी, ये पत्थर बांध दिया। अब जब मैं हाथ घुमाना चालू कर रहा हूँ, तो इमेजिन करो क्या यहाँ पर पत्थर घूम रहा है, बिल्कुल यहाँ पर जैसे मैं हाथ को घुमा रहा हूँ बहुत तेज, तो क्या पत्थर राउंड लगा रहा है, ठीक है। अब डायग्राम से बनाते हैं, ठीक है, मैं कह लेता हूँ, मैं डायग्राम उतना अच्छा नहीं बनने वाला है मेरे से, आप जानते हैं, ठीक है, ये तो कुछ और ही बन रहा था, ठीक है, इस प्रकार से डायग्राम, ठीक है, इस प्रकार से, तो इस प्रकार से डायग्राम बना लिया मैंने, कि मैंने कहा कि ये अपना हाथ है, और हाथ चलो ठीक है ना, हाथ छोड़ो ना, हाथ का क्या करना है अपन को, हाथ छोड़ो, ये मैं कह रहा हूँ यहाँ से ये रस्सी है, ठीक है, ये रस्सी बांधी मैंने, यहाँ पर क्या बंधा हुआ है, एक पत्थर बंधा हुआ, पत्थर का शेप कुछ और भी हो सकता है ना, कैसा भी पत्थर का शेप हो सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं कि जैसे वैसे गोली, तो मैं मान लेता हूँ इस प्रकार से मैंने बांधा हुआ है इस पत्थर को, ठीक है। अब इस पत्थर को क्या कर रहा हूँ, मैं ऐसे घुमा रहा हूँ, राउंड घुमा रहा हूँ, तो राउंड घुमाने पर क्या है, राउंड घुमाने पे क्या होगा, ये पत्थर घूमता रहेगा, बहुत तेज घूमेगा, लेकिन अचानक से क्या हो, मैं कह देता हूँ कि यहाँ पर बहुत तेज से घूम रहा था, अचानक से मेरे मित्र को ये बात पसंद नहीं आ रही है, मेरे मित्र ने क्या किया, यहाँ पर से धीरे से ब्लेड लिया और यहाँ से काट दिया, क्या ये कट चुका है, हाँ ये कट चुका है, तो क्या होगा, ये पत्थर गोल गोल घूमता रहेगा, क्या ये डायरेक्शन, अभी क्या कर रहा था, ये डायरेक्शन बदल रहा था, अपनी दिशा बदल रहा था बार बार, ठीक है, इस दिशा से ऐसा, फिर ऐसा, बार बार ऐसा दिशा बदल रहा था, लेकिन क्या ये दिशा बदल पाएगा, बिल्कुल ये दिशा अब नहीं बदल पाएगा। अब क्या जाएगा, यदि इस तरफ था, यहाँ पर रस्सी काटी गई, तो यदि इस तरफ जाता तो बिल्कुल ये सीधे निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या है, ये दिशा बदलने में असमर्थ है, इसलिए क्या कह रहे हैं इसे, दिशा का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। सारी बातें क्लियर, इनर्शिया आपको क्लियर हो चुका है, पढ़ेंगे अगले क्लासेस में और अच्छे डीप में पढ़ सकते हैं हम, ठीक है। अब आते हैं अपन मास पर और द्रव्यमान, मास इंग्लिश में कहेंगे अपन द्रव्यमान, ठीक है, इंग्लिश में कहेंगे द्रव्यमान, सॉरी हिंदी में कहेंगे द्रव्यमान, अंग्रेजी में कहेंगे अपन मास, ठीक है। तो मास, चलिए ठीक है, मास के बारे में चर्चा हो जाए। मास क्या है, देखो कोई ऑब्जेक्ट में इनर्शिया कितना है, यदि
इस डिब्बी की बात कर रहा था मैं, जो इंक वाली डिब्बी है मेरे पास, यदि मैं इसमें फोर्स लगाता हूँ, मैं इस पर क्या लगाता हूँ, फोर्स लगाता हूँ, तो यदि मैं इसमें फोर्स लगाता हूँ, ये आसानी से खिसक जाएगी। क्या ये विरोध कर रही है? हाँ ये विरोध कर रही है। क्या ये बहुत ज्यादा विरोध कर रही है? नहीं, ये बहुत ज्यादा विरोध नहीं कर रही है। अब दूसरे ऑब्जेक्ट को मैं लेकर आता हूँ। दूसरा ऑब्जेक्ट मतलब मैंने 12th क्लास को पढ़ाने के लिए एक ट्रांसफार्मर रखा हुआ है कि 12th क्लास को ट्रांसफार्मर दिखाया जाएगा, छोटा सा, खराब है हालांकि, ठीक है। अब मैं कह लेता हूँ ये जो ट्रांसफार्मर है इस प्रकार से ऐसा रखा जाए, ठीक है। अभी डिब्बी को कर रहे थे, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करी। अब इसको यदि मैं ऐसा हिलाता हूँ तो क्या ये बहुत भारी है? ये बहुत भारी है, ठीक है। जैसे इसमें फोर्स लगाता हूँ क्या करता है, ये ज्यादा विरोध करेगा मेरे फोर्स का। इस डिब्बी के मुकाबले में कौन ज्यादा विरोध करेगा? ये। यदि ये ज्यादा, मतलब इसमें इनर्शिया ज्यादा है, मतलब इसका क्या है, मास ज्यादा है। मास ज्यादा मतलब कि इसके अंदर जो पदार्थ है, पदार्थ की मात्रा ज्यादा है इसके मुकाबले में। इसके अंदर निहित पदार्थ की मात्रा इसके मुकाबले में ज्यादा है, इसलिए इसका द्रव्यमान ज्यादा है। इसके अंदर जो क्वांटिटी ऑफ मैटर है इनसाइड इट, इसके मुकाबले में कंपेयर करें इससे, तो इसमें क्या है, ज्यादा है, इसलिए क्या है, इसका मास क्या होगा, ज्यादा। अब मास को नापा किस में जाता है? मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर, ठीक है। इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, क्लियरली डिफाइन तो नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो द्रव्यमान क्या है? पदार्थ जितना पदार्थ उसमें भरा हुआ है, किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी वस्तु में जितना पदार्थ भरा हुआ है उसे क्या कहेंगे अपन, मास कहेंगे। मास को किसमें नापा जाएगा? केजी में नापा जाएगा। मास केजी में नापा जाएगा। क्या मास हर जगह पे सेम रहता है? हाँ बिल्कुल, मास हर जगह पे सेम रहता है। क्या किसी का मास 0 हो सकता है? हाँ किसी का, वैसे किसी का मास 0 नहीं होना चाहिए। मास का मतलब क्या बताया आपने? किसी ऑब्जेक्ट में, किसी पदार्थ, किसी भी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा क्या कहलाती है? मास कहलाती है, द्रव्यमान। अब यदि इसका द्रव्यमान 0 कहलाता है, मतलब किसी की भी चीज का द्रव्यमान 0 कहूं मैं, तो क्या मतलब यदि इसमें कुछ भी नहीं और यदि यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो फिर ये चीज रहेगी नहीं, इस चीज का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसलिए मेरा मानना है मास 0 नहीं होना चाहिए, पर होता है, मास 0 होता है। मैं इसे कह लूं रेस्ट मास कह लूं। कमेंट सेक्शन है, बताएं, मैं जानना चाहूंगा कि आप कितनी तैयारी कर रहे हैं। बताइए किसी चीज का रेस्ट मास, किस चीज का रेस्ट मास विराम द्रव्यमान 0 होता है, 0 होता है। ये आपकी बारी, ये आपका होमवर्क। आप बताएंगे कि इस चीज का रेस्ट मास विराम द्रव्यमान कितना होता है, 0 होता है। ओके, तो मास आपको क्लियर हो चुका है। अब आते हैं अपन संवेग पर। संवेग इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो जरूर पढ़ना है, ठीक है। तो ठीक है, मिटा देते हैं, इसमें बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है। किताब में इतना ज्यादा डीप में शायद नहीं दिया हुआ है, तो चाहो तो नॉलेज गेन कर लो भाई, क्योंकि नॉलेज इंपॉर्टेंट है ना। यदि आप एक बार कॉन्सेप्ट, फिजिक्स बहुत ही अच्छा, एक बढ़िया से टीचर है जिनका बहुत ही ज्यादा फैन रहा हूं मैं। फिजिक्स इज अबाउट कॉन्सेप्ट्स, किसने कहा हुआ है? वॉल्टर लुईस सर ने। अभी जस्ट वीडियो आया हुआ है, वॉल्टर लुईस सर ने कहा हुआ है फिजिक्स इज अबाउट कॉन्सेप्ट। तो आप कॉन्सेप्ट समझे, रटने की बात है तो रट लेती, तुम रटते हो तो कुछ चीजें भूल भी सकते, लेकिन फिजिक्स यदि समझना है तो उसके कॉन्सेप्ट समझ के चलो, सारी चीजें तुम समझ के चलोगे तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो आपके फिजिक्स में नंबर काट सके, ठीक है, क्योंकि आपसे सब बन जाएगा, ठीक है। हाँ ये सब बन जाएगा यदि तुम बहुत अच्छे से तैयारी करते हो अपनी, ठीक है। अगला जो अपना है अपने पास, ये है आपकी बुक खोली हुई है ना मैंने, कहीं आपको ऐसा ना लगे कि मैंने टॉपिक लिख रखे है ऐसा ऐसा, ठीक है। मैं आपकी बुक खोल के रखा हूँ, और मोमेंटम ये आप आ जाए भाई, इनर्शिया ऑफ मास हो चुका है हमारे पास, मैथमेटिकल फॉर्म है उसके बाद, और उसके बाद आ जाते हैं आप मोमेंटम पर। मोमेंटम है हमारा टॉपिक, थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बाद में बुक में देख लीजिए भाई। थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बाद कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आ चुका है, मोमेंटम नहीं पर गया, ठीक है। तो मोमेंटम मैं बता लेता हूँ। मोमेंटम हमारा अगला टॉपिक है अपने पास, मोमेंटम। मोमेंटम मतलब कि क्या है? संवेग। मोमेंटम मतलब कि क्या है अपने पास? संवेग। अब याद रखें संवेग को डिनोट किया जाता है P से, मोमेंटम को डिनोट किया जाता है P से। P इज इक्वल टू क्या होता है? m इनटू में v, मास इनटू में वेलोसिटी। इतनी चीज आराम से हमेशा के लिए याद कर ले। P मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू में वेलोसिटी। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणित में वेग, वेलोसिटी, ठीक है। तो मोमेंटम में कोई परेशानी, बहुत ज्यादा परेशानी देखो, जैसे मैं कह लेता हूं कि एक कार है, कार का द्रव्यमान मैं कह लेता हूं, कार का जो द्रव्यमान है, मास दे दी मैंने आपको 40 kg, और मैंने वेलोसिटी दे दी आपको, उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। क्या इसका मोमेंटम बता पाना आसान है? बहुत ही ज्यादा आसान है भाई। क्या बचा है? क्या है? P इज इक्वल टू m इनटू में v। P इज इक्वल टू मास, मास दिया 40 kg, 40 रख दिया अपन ने, वेलोसिटी दी है 20, 20 रख दिया, 40 और 20, तो P इज इक्वल टू 4 दुनिया 8, 800, 800 सही है। अब जरूरी चीज इसका यूनिट क्या हो जाएगी, देखो इसकी kg, मास की क्या kg, kg लिख दी,
और वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड, तो केजी मीटर पर सेकंड। तो इस प्रकार से इसका आंसर आ गया, इसका मोमेंटम आ गया, संवेग आ गया। संवेग निकालने में कोई समस्या बिल्कुल नहीं। अब आते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है आपने, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ पर लिखूं, ठीक है, नहीं यहाँ पर नहीं, बोर्ड बहुत सारा आपके पास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में क्या पढ़ सकते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ने वाले हैं, संवेग संरक्षण का नियम। क्या पढ़ने वाले हैं हम, संवेग संरक्षण का नियम। तो संवेग संरक्षण का नियम क्या कहलाता है, तो संवेग संरक्षण का नियम क्या है, यहां भी होगा वहां भी होगा, अब तो सारे जहां में होगा क्या, P1 इज इक्वल टू P2, यहां भी होगा वहां भी होगा, अब तो सारे जहां में होगा क्या, P1 इज इक्वल टू P2। P1 इज इक्वल टू P2, पहले तो देखने में चीजें थोड़ी सी अजीब लगेंगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा समझोगे। इस वीडियो के लास्ट तक तुम्हें जितनी भी टॉपिक पढ़े सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी, तुम एनसीईआरटी बुक सॉल्व करने के लायक हो जाओगे। तुम खुद से सॉल्व करो, एक्सरसाइज सॉल्व कीजिए, नहीं बनती है फिर कमेंट सेक्शन है, ज्वाइन करें अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। एक बहुत पूर्ण जानकारी जो मैं हमेशा देता हूँ, देखो यहाँ पर जो पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर मैं पढ़ा पा रहा हूँ आपको, आप पढ़ रहे, समझ रहे, ठीक है, चीजें समझ रहे हैं, लेकिन आप क्वेश्चन नहीं पूछ पा रहे अभी मेरे से। कमेंट सेक्शन है, कितना कमेंट सेक्शन में पूछो, कभी मैं देख पाया कभी नहीं देख पाया, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि जब यहाँ पर आप इतना अच्छे से समझ पा रहे हैं, आप आइए कोचिंग में ज्वाइन करें। कोचिंग ज्वाइन करने से क्या होगा, आपको फेस टू फेस, जब आप फेस टू फेस मिलेंगे तो मुझे भी समझ में आएगा कि वो व्यक्ति क्या कर रहा है वहां पर बैठकर, क्या उसे समझ में आ रहा था, जब मैं आपका चेहरा देखता हूँ वैसे समझ में आ जाता कि ये बात, ये नहीं समझ में आया कि P1 इक्वल टू P2 क्या होता, तो मैं उसे फिर से खड़ा करूंगा, दोबारा बताऊंगा, मेरे को पता चला मोमेंटम नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है, कोचिंग ज्वाइन करें अभी। कोचिंग इंस्टीट्यूट 9th क्लास खत्म होने वाली है, 10th क्लास और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, सुना है बोर्ड एग्जाम बहुत ही तकलीफदायक होते हैं, तो ज्वाइन करें अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट। धन्यवाद। वापस आते हैं अपने टॉपिक पर, P1 इक्वल टू P2 पर। संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है, यहां भी होगा वहां भी होगा, अब तो सारे जहां में होगा क्या, P1 इक्वल टू P2। अर्थात क्या है, यदि मोमेंटम शुरुआत में 10 न्यूटन, मोमेंटम क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। किसका कांस्टेंट है, आइसोलेटेड सिस्टम का। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या हुआ, विलगित निकाय। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब यदि मैं कह लूं विलगित निकाय की बात करें अपन, तो विलगित निकाय का मतलब ये होता है, क्या होता है, विलगित निकाय का अर्थ ये होता है कि इस पे क्या हो रहा है, कोई फोर्स अलग से क्या है, नहीं लगाया जा रहा है। मैं कह देता हूं, यदि ये कह देता हूं कि ये अपने पास विलगित निकाय, विलगित निकाय का मतलब क्या हुआ कि इस पर, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि इस पे कोई भी फोर्स अलग से, यदि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर यहाँ पर, इस पे कोई अलग से फोर्स नहीं लगाया जा रहा है। विलगित निकाय का मतलब ये कि जिसे अपन ने, तुमने वो पढ़ी हो, उड़न तस्तरी पढ़ाओ, या वो अलादीन वाली एक जादुई चारपाई थी जो उड़ती रहती थी, तो ये मैं कह लूं विलगित निकाय था, ये जो चारपाई उड़ रही है, यदि मैं कह लूं कि ये जो चारपाई उड़ रही है, तो ये कहलाएगा अपने पास, क्या कहलाया जाएगा, विलगित निकाय कहला जाएगा। क्यों कहला जाएगा विलगित निकाय, क्या है, इस पर हवा में क्या कर रहा हो, कौन फोर्स लगा रहा है, सिर्फ हवा फोर्स लगा रही होगी, और इसको अंतरिक्ष में रख दें, कोई फोर्स लगा होगा, सिर्फ एक छोटा सा फोर्स लगा होगा जिसको कहते हैं अपन ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो ये विलगित निकाय ये कहलाता है। तो विलगित निकाय की बात कर रहा हूं, आइसोलेटेड सिस्टम की। यदि आइसोलेटेड सिस्टम का, पूरे सिस्टम का, यदि शुरुआत में मोमेंटम P1 बराबर 50 kg मीटर पर सेकेंड था, ठीक है, कि एप्रोक्सीमेटली वैल्यू ले ली है ना समझने के लिए, तो ये सिस्टम कहीं पर भी ले जाए, यहां पे भी हो वहां पर हो, सारे जहां में, इसलिए कहता हूं यहां भी होगा वहां भी होगा वहां भी होगा, यहां भी होगा वहां भी होगा, अब तो सारे जहां में होगा क्या, P1 इक्वल टू P2। तो मोमेंटम यदि यहाँ पर 50 किलोग्राम, इसी सिस्टम को मैं उठाकर कहीं और ले जाता हूँ, मैं नहीं ले जाता था, ये आइसोलेटेड सिस्टम कहीं और जाता है ये सिस्टम, ठीक है। तो इसका बाद में मोमेंटम कितना होगा, इसी सिस्टम का बाद में मोमेंटम कितना आ जाएगा, बाद का मोमेंटम P2 इक्वल टू P कितना हो जाएगा, 50 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। समझ में आ रही है बात नहीं, अभी क्वेश्चन करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे और अच्छे समझ में आएगी, ठीक है। अभी फिलहाल इतना समझे कि यहाँ भी मोमेंटम की शुरुआत है 50 kg मीटर पर सेकेंड, तो बाद में 50 kg मीटर पर सेकेंड होगा। कंडीशन क्या है कि सिस्टम को क्या होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए। यदि संवेग शुरुआत में 50 kg मीटर पर सेकेंड है, बाद में 50 kg मीटर पर सेकेंड है, तो संवेग क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा, बराबर रहेगा। यदि शुरुआत में 50 है तो बाद में क्या रहेगा, 50। नेसेसरी कंडीशन, जरूरी बात क्या है कि जो निकाय होना चाहिए विलगित निकाय होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कहीं पर भी कुछ भी हुए जा रहा है, ठीक है। अब चलिए न्यूमेरिकल्स पर आते हैं, इसी के बेस पर न्यूमेरिकल है और आपको आना चाहिए, ठीक है। न्यूमेरिकल में जैसे मैं एग्जांपल ले रहा था,
एग्जाम्पल मिल जाते मुझे तो बहुत बढ़िया रहता। मैं एग्जाम्पल सॉल्व करा रहा हूँ ना, क्योंकि वो क्वेश्चन तुम्हारे नाम पर रख दिए मैंने। एग्जाम्पल 9.6 पर आ जाइए। अब बुलेट आपके बुक है भाई, और यदि आपके पास बुक नहीं है, ठीक है, तो रुक जाए 2 मिनट, ये पीडीएफ सही हो रहा है, मैंने ये दिखा दिया। आप चाहो तो ये पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको पढ़ लेना, ठीक है, मिल रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं अपन। अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम इज हॉरिजॉन्टली फायर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम अ पिस्टल ऑफ मास 2 kg। व्हाट इज द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल? तो रिकॉइल मतलब पिस्टल किस वेलोसिटी के साथ क्या होगी, वापस लौटी होगी, ये अपन को बताना है। ओके, ठीक। अब हिंदी मीडियम आपको भी प्रश्न पढ़ दिया जाए। किताब बंद कर दी थी, वो डिब्बी जड़ तो समझाते हुए मैंने आपको, ठीक है, तो आपको भी किताब से प्रश्न पढ़ देता हूं मैं। एग्जाम्पल इसलिए समझा रहा हूँ कि एग्जाम्पल दिए हैं आपको, हो सकता है आपको एग्जाम्पल समझ नहीं है, ठीक है। और एग्जाम्पल इसलिए क्योंकि एग्जाम्पल सॉल्व करके क्या करोगे भाई, तुम तो देख लोगे आंसर क्या वहीं पर लिखा हुआ है, तो एग्जाम्पल नहीं हम करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन मैं करा दूंगा, जो मेन वाले क्वेश्चन वो तुम करो। आंसर नहीं आया तो फिर मुझे बताओ, ठीक है। ये ज्वाइन करो अभी क्वेश्चन इंस्टीट्यूट, यहाँ पर बहुत ही अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से मैं मेहनत कर रहा हूँ। जरूरी है कि आप भी मेहनत करें। 2 kg के एक पिस्टल को 20 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गोली 150 मीटर प्रति सेकंड के क्षैतिज वेग से छोड़ी जाती है, ठीक। तो पहले डायग्राम बनाना जरूरी है। फिजिक्स मतलब कि डायग्राम हो, वही डायग्राम सुंदर सुंदर, जितना अच्छा डायग्राम बनाओगे उतना अच्छे से तुमको समझ में आएगा, ठीक है। तो फिजिक्स बोलो तो डायग्राम, क्या बोलती है पब्लिक, डायग्राम, ठीक है। तो बात कर लेते हैं, अपने पास एक बंदूक है, ठीक है, एक बंदूक, डायग्राम जरूरी है भाई, कैसा भी बने, सड़ा सा बने, खराब सा बने, तुम्हारे ऊपर है, तुमको देखना, तुमको समझना है, क्या फर्क पड़ता है किसी बात से, ठीक है। तो इस प्रकार से एक बंदूक है अपने पास की, ये बंदूक हो गई अपने पास, और बंदूक से क्या है, गोली निकलने वाली डिजाइन बनाना चाहो तो बना लो बंदूक पर, ठीक है। इस प्रकार से ये बंदूक का स्लॉट हो गया, ठीक, ये इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ से क्या, बंदूक का मास जो दिया गया अपने को, पिस्टल का मास जो दिया गया वो है 2 kg। इसका मास दिया है m1 दिया अपने को 2 kg, क्या दिया है, द्रव्यमान दिया है 2 किलोग्राम, ठीक है। और इसमें से जो गोली निकल रही है उसकी बात कर ले। जो गोली इस प्रकार से निकली यहाँ से, ठीक है, इस प्रकार से जा रही है इस तरफ, तो इसका जो मास है वो है अपने पास 20 ग्राम, ये m2 हो गया, ठीक है, m2 हो गया 20 ग्राम, ठीक है। m2 क्या हो गया, 20 ग्राम, अच्छे से लिख देते हैं, m2 हो गया अपने पास 20 ग्राम। दूसरी बात में मतलब गोली का द्रव्यमान, गोली का मास, क्योंकि ये ग्राम में मैंने पहले भी बता रखा है कि ग्राम में नहीं किलोग्राम में नापना है, तो क्या हो जाएगा, इसको किससे डिवाइड कर देंगे अपन, इसको डिवाइड करेंगे 1000 से, 1000 से, ठीक है। तो 1000 से भाग करने पर हो जाएगा केजी में कन्वर्ट, 0 से 0 कैंसिल, दो 0 है तो पॉइंट लगाना है, m2 इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास 0.02 kg। कोई परेशानी है दूसरी बार में मास, बिल्कुल नहीं। तो गोली की वेलोसिटी दी है, तो गोली की वेलोसिटी कितनी दी है, v2 इक्वल टू अपने को दिया गया है 150 मीटर पर सेकंड, 150 मीटर पर सेकंड। अब अपन से पूछा है कि जैसे तुम गोली चलाओगे डिश क्यों, वैसे तुम ऐसा हाथ क्यों करते हो भाई, ऐसा गोली चलाए डिश क्यों मतलब डिश क्यों हो गए ना, हाथ पीछे क्यों करते हैं। असल में जैसे अपन गोली चलाते तो क्या, बंदूक भी पीछे आती है, जैसे हमने गोली चलाई वैसे क्या होता है, बंदूक भी पीछे आती है, बंदूक पीछे आती है, मतलब बंदूक जो पीछे आ रही है, किस वेलोसिटी से बंदूक पीछे आ रही है, ये पता करना है अपन को, ठीक है। तो ये पता करते हैं। तो शुरुआत की बात कर लेते हैं, P1, शुरुआत में जब गोली बंदूक के अंदर गोली थी, बंदूक के अंदर क्या थी, गोली थी, तब टोटल मास कितना रहा होगा। तो बंदूक का मास कितना अपने पास 2 किलोग्राम, गोली का मास कितना अपने पास 0.02 kg। यदि अपन इन दोनों को कर दें अपन प्लस, तो अपन को टोटल मास पता चल जाएगा। P1 निकाल लो, शुरुआत में मोमेंटम, कुल द्रव्यमान इतना था, ठीक। वेलोसिटी कितनी थी, जब गोली चलाई ही नहीं तो गोली बंदूक कैसे रखी है, वेलोसिटी कितनी रहेगी, 0। क्या ये 0 रहा होगा, बिल्कुल 0 रहा होगा। तो 0 से गुणा कर दें, क्या होता है, P इक्वल टू अपने को फार्मूला मालूम है ना, P इक्वल टू क्या है, mv मास इनटू में वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी 0, तो ये हो जाएगा 0। P1 कितना हो गया अपने के पास 0, कोई परेशानी। शुरुआत में मोमेंटम कितना है 0, सही है क्या ये, हाँ बिल्कुल सही है। अब बाद की बात कर लेते हैं, बाद में सिस्टम बदल गया, तो शुरुआत में अब बंदूक का द्रव्यमान कितना है 2 किलोग्राम। अब बंदूक की वेलोसिटी कितनी है ये अपन को पता करनी है, इसलिए v1 इसको लिख दे रहा हूं। बंदूक का मोमेंटम इतना आ गया, प्लस क्या करें, पूरे सिस्टम का चाहिए ना, तो प्लस क्या करें दूसरी बार में। अब इसका मोमेंटम किसका मोमेंटम चाहिए अपने को, P2,
बंदूक का मोमेंटम आ चुका अपने पास, अब किसका चाहिए, गोली का। दोनों का मोमेंटम क्या करेंगे, दोनों का संवेग जोड़ देंगे, तो बाद में सिस्टम बंदूक गोली ये दोनों मिला के क्या बना रहे हैं, एक सिस्टम बना रहे हैं। तो इस पूरे सिस्टम का बाद का आ जाएगा, तो 2 × v1 और 0.02 इंटू कितनी वेलोसिटी से गई थी, ये गई थी 150 मीटर पर सेकंड से 150 से मल्टीप्लाई। कोई परेशानी बिल्कुल नहीं। P2 की बात कर लो तो P2 = क्या है, 2 × v1 वेलोसिटी किसकी, बंदूक की, और 0.02 का किससे मल्टीप्लाई कर लें, 150 से। तो 0.02 का जब 150 से मल्टीप्लाई करेंगे 150 से, ये 2 पॉइंट है तो ये हो जाएगा 2/100 और ये हो जाना अपने को 150। कोई परेशानी बिल्कुल नहीं, ठीक है। जैसे वहां पे था काट दिया था, काटना नहीं चाहिए तो बहुत अच्छा होता, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। और अपन बात कर ले तो 2 5 जा 10 और 5 3 जा क्या जाएगा 15। कोई परेशानी बिल्कुल नहीं आपको, ठीक है। यहाँ पर साइड में लिख लेता हूँ आगे की वैल्यू, जैसे कि अपने को हो गया P2 = क्या आ गया अपने पास, P2 = आ गया अपने पास 2v1 प्लस में आ गया अपने पास 3, 2v1 प्लस में आ गया अपने पास 3। अब इसको सॉल्व करने से अपन को मालूम है कि क्या रहता है, अपन ने पढ़ा ना संवेग संरक्षण के नियम, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर लिखा, यहाँ भी होगा वहां भी होगा, तो सारे जहां में होगा क्या, v1 = v2। संवेग संरक्षण के नियम सिर्फ इतना सा है, यहाँ भी होगा वहां भी होगा, तो सारे जगह में होगा क्या, v1 = v2। ऐसा गाना मत लिख के आना ना, बहुत पिटाई पड़ेगी बेटा, ठीक है। इसको लिखेंगे विलिगित ने कहा यदि है तो संवेग क्या रहता है, संरक्षित रहता है, मतलब शुरुआत का संवेग बाद का संवेग बराबर रहता है, मतलब कि P1 बराबर क्या होता है, P2, ठीक है। ये मैं कह सकता हूँ P2 बराबर P1 हो जाए, ठीक है। तो यदि P2 बराबर मैं P1 लिख रहा हूँ, P2 कितना अपने पास 2 × में v1 प्लस में आ गया 3 और P1 शुरुआत का मोमेंटम कितना था, शुरुआत का मोमेंटम था अपने पास 0, तो 0 रख दिया, प्लस का 3 उसको लेके क्या आ जाएगा, माइनस का 2 v1 = क्या आ जाएगा, माइनस का 3 v1 = कितना आ जाएगा, 2 यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पर जाके हो जाएगा डिवाइड, तो -3/2 और -3 का इधर कर देते हैं आधा, तो v1 = कितना हो जाएगा, -1.5 मीटर पर सेकंड। तो बंदूक किस वेलोसिटी के साथ आई थी, -1.5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ पीछे आई थी। माइनस का साइन क्या दिखा रहा है कि डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, एक लड़की है, एक सुंदर कन्या है और वो दौड़ रही है स्केट के ऊपर। ये मैं मिटा लूं, ठीक है, बहुत छोटी सी चीजें थी, आप समझ चुके हैं, ये मैं मिटा रहा हूं, उसके बाद नई चीजें समझेंगे, ठीक है। चलिए अभी मोमेंटम, आज तो ये खत्म करके रखेंगे अपन, मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये टॉपिक खत्म हो जाए। अगले वीडियो में न्यूटन के तीनों नियम पढ़ने हैं, और न्यूटन के तीनों नियम यदि अपन पढ़ डाल तो फिर अपने पास बहुत सारा कोर्स इसका, इस चैप्टर का सब चीज कवर हो जाएगी। फिर वो तुम्हारे ऊपर कि तुम कितनी तैयारियां कर रहे हो। यहाँ पर मैंने कुछ चीजें बनाकर रखी हुई थी, ये बनाकर क्यों रखी हुई है तुम जानते हो क्यों बनाई हुई है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आती है लाइट और मैं नहीं चाहता कि तुम किसी बात में डिस्टर्ब हो, तुम्हें डिस्टर्ब नहीं होना है भाई, क्योंकि तुम ही तो हो जो नंबर लाओगे, मेरी मेहनत तुम ही हो, ठीक है। हाँ, तुम नंबर लाओगे तो बहुत खुशी होगी मुझे। एक टीचर को सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब उसका स्टूडेंट बहुत अच्छे टॉप रैंक पर आ जाए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, तो पहले पढ़ लेते हैं। 40 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक लड़की 5 मीटर प्रति सेकंड के क्षैतिज वेग से 3 किलोग्राम, लड़की से याद आया, मैंने आपको बताया था आपको चढ़ाने के लिए नाम बता दूंगा, ठीक है, न्यूटन से संबंधित बताऊंगा वीडियो के लास्ट में, ठीक है, लास्ट तक देखो। आगे बढ़ते हैं। 40 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक लड़की 5 मीटर प्रति सेकंड के क्षैतिज वेग से 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली स्थिर गाड़ी पर कूदती है। स्थिर गाड़ी हिंदी में स्थिर गाड़ी है, असल में बात क्या है, स्केट। स्केट पे डायग्राम देख सकते हो, डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। पहले तुमको डायग्राम दिखा दो, ये तुमने किताब नहीं खोल रखी है तब की बात है ना। तो इस प्रकार से ये डायग्राम है अपने पास, दिख रहा है, कैमरा कवर करो भाई, कैमरे भाई, ठीक है। तो डायग्राम इस प्रकार से इसमें कूद रही है, गाड़ी के पहिए घसड़ रहे थे। अच्छा, पहले बोल दिया है कि घसड़ रहे थे, मतलब कि फोर्स का टेंशन लेनी नहीं, आपको टेंशन लेनी नहीं, हटाओ। मतलब अपन कह सकते हैं ना कि फ्रिक्शन फोर्स भी कुछ इफेक्ट करता है, ग्रेविटेशन, मतलब घर्षण रहित बोल दिया, मतलब फ्रिक्शन नहीं है, कह दिया। गाड़ी की गति प्रारंभ करने की अवस्था में लड़की का वेग क्या होगा। यदि गाड़ी चालू होने वाली थी तो लड़की की वेलोसिटी कितनी रही होगी। मान लें कि क्षैतिज रेखा में कोई असंतुलित बल कार्य नहीं कर रहा, और क्या है, कोई फोर्स भी काम नहीं कर रहा है, इस प्रकार से बात है अपनी, ठीक है, कोई फोर्स भी काम नहीं कर रहा है। चलिए ठीक है, जैसा भी ये करते हैं। इंग्लिश मीडियम आपको क्वेश्चन पढ़ दूं क्या, ठीक है। A girl of mass 40 kg jumps with a horizontal velocity of 5 meter per second onto a stationary cart with frictionless wheels. The mass of the cart is 3 kg. What is her velocity as the cart starts moving? Assume that there is no external unbalanced force working on the horizontal direction. चलिए फिर बढ़िया से क्वेश्चन है, खत्म करें इसको भी, क्या ही बात है,
मैंने कहा था डायग्राम बनाए, सुंदर ना बनाए लेकिन बनाए लो। तो ये लड़की और ये क्या कर रही है, ये कूदने वाली है इस पर। किस पर कूदने वाली है, ये जो लड़की है ये कूदने वाली है किस पर, ये अपने पास जो दो पहिया वाहन है इसका, जिसे अपन कहते हैं स्केट, इस पे क्या करने वाली है, कूदने वाली। डायग्राम बना चुका हूँ, दिखा चुका हूँ आपको, ठीक है। इस पे कूदने वाली लड़की के मास में यदि मैं बात करूँ कि जो लड़की है इसका मास कितना है, तो इसका मास m1, इसका मास कितना है 40 kg, इसका मास कितना है 40 किलोग्राम। उसके बाद इसकी वेलोसिटी, वेग कितना है 5 मीटर पर सेकेंड। इसकी वेलोसिटी दे दी v1 दे दी अपने को 5 मीटर, सॉरी मीटर लिखा है 5 मीटर प्रति सेकेंड, ये इसका क्या दे दिया, वेग दे दिया, ठीक है। अब मैं बात करूं इसकी स्केट, स्केट का जो मास है अपने पास m2 जो दिया है अपने को, m2 कितना दे दिया अपने को, दिया है 3 किलोग्राम। और लिखा हुआ इनिशियली एट रेस्ट, मतलब शुरुआत में क्या था, विराम अवस्था में था, आराम कर रहा था इसके। तो यदि गाड़ी आराम करे तो शुरुआत में वेलोसिटी कितनी रही होगी, 0। तो यहां पर हो जाएगा ये 0, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0। अब मैं आपसे पूछता हूं कि टोटल मोमेंटम, मैं फॉर्मूले पूरे नहीं लिखता हूं, इस बात का ध्यान रखना, तुम्हें लिखने होंगे, ठीक है। मैं कह लेता हूं कि पूरा पूरा निकालने मोमेंटम p1 कितना रहा होगा, क्या हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2। शुरुआत में जितना भी मोमेंटम था सब प्लस करना है। p1 इक्वल टू क्या हो जाएगा m1 40 मल्टीप्लाई में v1 5 प्लस m2 3 मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा 0। क्या ये वैल्यू सही लिख रहा हूं, बिल्कुल सही लिख रहा हूं। p1 इक्वल टू कितना हो गया 4 5 20, ये हो गया 200 और ये हो गया 0, मतलब ये p1 इक्वल टू क्या आ गया 200 kg मीटर पर सेकेंड। क्या इसमें कोई परेशानी है आपको, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं हो सकती है, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास शुरुआत में मोमेंटम। अब जब लड़की उसमें क्या कर चुकी है, कूद चुकी है। अब जब लड़की उसमें कूद चुकी है तो फिर दूसरा डायग्राम अपने पास आ जाता है। यही स्केट है भाई, यही स्केट था, यही है, यही है, यही है, यही है, यही है, ये जो भी। अब लड़की क्या है, इस पे सवार हो चुकी है, जो लड़की सवार हो चुकी है, ये मजे में लड़की, ये यहाँ पर आके जिसने पैर रखे हुए हैं, ये यहाँ पर आगे की तरफ मोशन कर रही है इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से डायरेक्शन बनाया जाता है ना, ठीक है। ये इस प्रकार से क्या कर रही है, इसमें मोशन कर रही जा रही है। अब इस टाइम पर क्या इसमें बोला गया, इसमें क्या बोला गया, मतलब पूछा क्या है, हर वेलोसिटी एट द कार्ट स्टार्ट, मतलब जब वो कार्ट स्टार्ट हो चुका होगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। अब वापस यही वाला पॉइंट है अपने पास कि शुरुआत में जब था मोमेंटम इतना आया, बाद का मोमेंटम की बात कर लेते हैं। अब टोटल मास, बाद के मोमेंटम की बात करें तो टोटल मास इसका लड़की का कितना है 40 किलोग्राम, उसका कितना है 30 किलोग्राम, और इसकी वेलोसिटी कितनी है अपने नहीं मालूम तो v मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा p2 बराबर 43 इंटू में v, 43 इंटू में v वेलोसिटी, ठीक है। ये शुरुआत का मोमेंटम, ये बाद का मोमेंटम। संवेग संरक्षण का नियम कहता है, संवेग संरक्षण का नियम कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है हमसे कि यहां भी होगा वहां भी होगा, अब तो सारे जहां में होगा क्या, p1 इक्वल टू p2, मतलब कि संवेग संरक्षित रहेगा, मोमेंटम हमेशा क्या रहेगा बराबर। किसके लिए जरूरी कंडीशन क्या, व्हील कितनी का होना चाहिए, आइसोलेटेड सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। शुरू करें, तो हमारे पास हो जाएगा p1 इक्वल टू p2, p1 इक्वल टू p2, अपन लिख सकते हैं p2 इक्वल टू p1। तो चलिए फिर p2 अपने पास आया 43 इंटू में v, p1 कितना है 200, यहाँ पर लिखा है ना 200, ठीक है 200। अपन कर सकते हैं v इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय 43। क्या कोई परेशानी है, नहीं कोई परेशानी नहीं है। क्या आपसे डिवाइड करते होता है, हाँ आपसे डिवाइड करते होता है, और डिवाइड कर लीजिएगा, ठीक है। पॉइंट में आंसर आएगा 9.7, एग्जांपल कर चुका हूं मैं। अब अपने पास बुक पर आते हैं 9.8, तो क्वेश्चन नंबर 9.8 करने वाले 9.8 देखते हैं कितना बड़ा है, ठीक है। तो 9.8 पर हॉकी के प्रतिद्वंदी टीमों के दो खिलाड़ी गेंद को हिट करने के प्रयास में टकरा गए। ओह माय गॉड, ये तो टकराहट हो गई है, टकरा गए ना, वो लोग टकरा गए तथा आपस में उलझ जाते हैं। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है, इसमें वेलोसिटी की बात होगी, डायरेक्शन अलग है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ से, इसकी डायरेक्शन क्या इस तरफ से, तो एक की वेलोसिटी क्या लेनी होगी हमें माइनस में, यदि डायरेक्शन अपोजिट है, जैसे फोर्स में किया था अभी थोड़ी देर पहले। तो इस प्रकार से वेलोसिटी के लिए भी यदि डायरेक्शन जरूरी है तो वेलोसिटी भी क्या है, एक प्रकार से सदिश राशि है, मतलब कि वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो चलिए फिर, हॉकी की प्रतिद्वंदी टीमों के दो खिलाड़ी गेंद को हिट करने के प्रयास में परस्पर टकरा जाते हैं, टकरा गए बेचारे, अफसोस की बात है। आपस में उलझ जाते हैं। पहले खिलाड़ी का द्रव्यमान 60 किलोग्राम तथा वह 5.0 मीटर पर सेकंड के वेग से गति में था, क्योंकि दूसरा खिलाड़ी जिसका द्रव्यमान 55 किलोग्राम तथा वह 6.0 मीटर पर सेकंड की वेग से पहले खिलाड़ी की ओर गति कर रहा था। टकराहट के उलझने के बाद वे दोनों किस दिशा में वेग से गति करेंगे। मान लें कि दोनों खिलाड़ियों के पैर तथा पृथ्वी के बीच कार्यरत घर्षण बल नगण्य है। चलिए ठीक है,
टकराने के बाद क्या होगा इनका देखा जाएगा। ओके चलिए फिर वापस आ जाए। तो दो खिलाड़ी बनाए जाए अपने पास, ठीक है। बहुत ही सुंदर सुंदर डायग्राम बनाए, जितने सुंदर डायग्राम बनाओगे उतना ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ जाएगा आपका। तो ये हो गया अपने पास दो खिलाड़ी ये हो गया एक खिलाड़ी अपने पास इस प्रकार से था, यहाँ पर था, और खिलाड़ी थोड़ा सा ऐसा हो जाए, ये हो गया खिलाड़ी, और एक खिलाड़ी क्या हो गया इस प्रकार से आके इसमें से उलझ गया है, तो एक खिलाड़ी इस प्रकार से ऐसा जाके ऐसा टकरा गया है, इसके पैर यहाँ पे ऐसे जुड़ गए, ठीक है। दोनों की वेलोसिटी अलग लगती है, एक खिलाड़ी का था इस तरफ से आ रहा था, एक खिलाड़ी की तरफ से आ रहा था, इस तरफ से आ रहा था। अब पहले खिलाड़ी की मैं बात करूँ तो पहले खिलाड़ी का जो मास है m1 वो कितना है, तो द्रव्यमान पहले खिलाड़ी का अपन को द्रव्यमान दिया है, मास दिया है 60 किलोग्राम, पहले खिलाड़ी का दिया अपने को 60 केजी द्रव्यमान, और वेलोसिटी v1 कितना दिया, वेलोसिटी दी अपने को 5.0 मीटर पर सेकंड, 5.0 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड लिखा हूं, ठीक है। अब दूसरे खिलाड़ी की बात करते हैं। अब दूसरे खिलाड़ी के लिए जो बात करी थी अपन तो उसमें क्या उसका मास कितना दिया ये देख लेते हैं। उसका मास दिया अपने को दूसरे खिलाड़ी का 55 किलोग्राम, m2 दिया अपने को 55 केजी, 55 केजी, और वेलोसिटी कितनी दी है इसकी। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज, अभी चीजें लिख रहा था, अब इंपॉर्टेंट चीज, वेलोसिटी दी अपने को 6 मीटर पर सेकंड, पर आ रहा था किस तरह से, यदि ये इस तरफ से जा रहा था, ये ऑब्जेक्ट इस तरफ से आ रहा था, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी माइनस डायरेक्शन अपोजिट, इसलिए वैल्यू हो जाएगी माइनस, तो अपन कह सकते हैं कि क्या हो जाएगा ये, क्या हो जाएगा ये हो जाने वाला अपने को -6 मीटर पर सेकंड। शुरुआत का मोमेंटम निकाल लेते, शुरुआत का मोमेंटम क्या होगा अपने पास m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है, m1 v1 प्लस m2 v2, v1 इक्वल टू m1 कितना है 60, विड्थ में v1 कितना है 5 प्लस m2 कितना है 55, मल्टीप्लाई में v2 कितना है माइनस का 6, कोई परेशानी बिल्कुल नहीं। वापस आते हैं, p1 इक्वल टू 6 5 30, 300 हो गया, माइनस का साइन क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा, माइनस आगे ले ली ना, 6 5 30 कैरी 3, 6 5 30 प्लस 3 330, ठीक है। तो p1 शुरुआत का मोमेंटम कितना आएगा माइनस का 30 केजी मीटर पर सेकेंड, माइनस में से टेंशन न ले, वो वैल्यू आती है इसी प्रकार से आती है, ठीक है। अब बात की टकराने के बाद का सिस्टम पूछा गया कि टकराने के बाद किस तरफ वेलोसिटी होगी, ठीक है। माइनस में हुई मतलब कि ये वाला इस तरफ जा रहा है तो इस तरफ होगी, प्लस में मतलब इस तरफ जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू देखेंगे कि क्या आती है, माइनस में आती है कि प्लस में आती है। अब बाद में कितना था, बाद में टकराने के बाद मास, दोनों का मास कर लें अपन, बाद का मोमेंटम दोनों का मास प्लस करना होगा, मतलब 60 इसका और 55 इसका, और वेलोसिटी अपन को नहीं मालूम, ठीक है। p2 इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास 60 6 5 11 1 10 और 1 10 1 15 115 इनटू में b। अपन ने कहा था संवेग संरक्षण का नियम कहता है यहां भी होगा वहां भी होगा, अब तो सारे जहां में होगा क्या, p1 इक्वल टू p2। तो चलिए ठीक है, p1 इक्वल टू p2, ये ऐसे लिख सकते हैं p2 इक्वल टू p1। लिखता क्यों, मतलब कि शुरुआत में क्या होना चाहिए, यहां पर b यहां पर आ जाए तो वैल्यू निकालने में आसानी होगा। आप ऐसे भी लिख के करेंगे सही होगा। 115 इनटू में b इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 30, v इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 30 अपॉन 115, जब तो डिवाइड कर लेना वैल्यू आ जाएगी आपके पास। क्या आपको वेलोसिटी निकालते बन जाएगी, हाँ आपको वेलोसिटी निकालते बन जाएगी। अगले क्वेश्चन पर आए, -0.26 दिया है यहाँ पर ना, आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल आपको सॉल्व करवा दिए, बहुत ही तरीके से आपको चीजें लगभग सारी चीजें मैंने सॉल्व कराई। इसको कॉपी लेकर बैठने को बोला था, कॉपी करना है, इस चीजों को मैंने आपको सॉल्व करवा दिया। सॉल्व कराने के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये रहेगी कि आप अपने से तैयारी करें, बहुत सारे क्वेश्चन आपकी किताब में एनसीईआरटी बुक सॉल्व करें। फिजिक्स इज अबाउट कॉन्सेप्ट, ये मेरा वचन नहीं है, मेरे वाक्य नहीं, ये है सर वॉल्टर न्यूलुइन के शब्द। शायद मैं प्रोनाउंस गलत कर गया हूं तो उसके लिए क्षमा चाहूंगा, लेकिन वो बहुत बढ़िया प्रोफेसर है, ठीक है। तो उनके साथ फिजिक्स इज अबाउट कॉन्सेप्ट नॉट अबाउट रिमेंबरिंग इक्वेशंस, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ठीक है। याद करने का सब्जेक्ट नहीं है कि आप रटते जाए, इसकी इक्वेशन रटते गए खत्म, समझने का सब्जेक्ट है। कॉन्सेप्ट के बारे में यदि आप कॉन्सेप्ट समझ चुके होंगे तो आपको पूरा बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्या किया है, फिजिक्स में एक पार्ट सॉल्व कर लिया जिसमें अपने कॉन्सेप्ट बता दिए, दूसरे पार्ट कॉन्सेप्ट क्या बता दिया हमने, कुछ टॉपिक कवर कर लिए। दूसरे पार्ट में न्यूटन के गति के नियम समझेंगे और F इज इक्वल टू ma ये कैसे आता है ये भी समझेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए गुड बाय कहेंगे और ज्वाइन करें अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट, क्योंकि अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने से आपको फायदा यह है कि आपके सामने आपके टीचर होंगे, तो जो क्वेश्चन आप ऐसा डाउट तुरंत नहीं पूछ पाते हैं
किसी के मन में ख्याल आ सकता है सर ये स्टूडेंट ऐसा क्यों बनाया गया है, तो ये भी पूछ सकते हैं आप। तो ज्वाइन करें अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट, क्योंकि अभी कोचिंग मतलब आप कोचिंग ज्वाइन करेंगे तो उससे फायदा क्या है, आप नॉर्मली यहाँ पर बैठकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जनरली हमारे बीच में डिस्कशन हो सकता है, मैं आपका चेहरा देखकर बता सकता हूँ कि आपको समझ में आया या नहीं आया। नहीं समझ में आया तो मैं फिर से बार बार रिपीट कर सकता हूँ, ठीक है। तो इतनी सारी फायदे हैं, तो अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें, जल्द से जल्द ज्वाइन करें। 10th बोर्ड है तो 10th बोर्ड की तैयारी शुरू से करेंगे तो बेहतर होगा। ये लास्ट तक का छोड़ेंगे ना, यदि लास्ट में बोझ छोड़ोगे तो बहुत दिक्कत होगी, मतलब कि मैं कहूँ टेंशन हो जाएगी आपको, ठीक है। तो इस प्रकार से, और एक चीज जो महत्वपूर्ण चीज जो बहुत सारा शायद कुछ लोग इंतजार कर रहे हो या ना भी कर रहे हो, क्या इंतजार करना चाहिए था, नहीं कर रहे हो कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा। लेकिन 1 न्यूटन, मैंने कहा था ना एक चढ़ाने के लिए शब्द आपको कहा था कि चढ़ा सकते हो, तो मैं आपको 1 न्यूटन के बारे में बता देता हूँ। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू क्या होता है, 10⁵ डायन होता है, ठीक है। ये जैसे अपन न्यूटन में नापते हैं वैसे डायन में भी नापा जा सकता है, ठीक है। तो डायन मतलब कि ऐसा यूनिट नहीं है, तो न्यूटन में ही नापना सही है, पर डायन में भी कई बार आपको दिया जा सकता है। तो डायन क्या होता है, एक प्रकार से नापने की इकाई होती है। जैसे दूरी को नापते हैं मीटर सेंटीमीटर में नापते हैं, जैसे समय सेकंड में नापा जाता है, इसी प्रकार से जैसे न्यूटन में नापते हैं वैसे डायन होता है। तो यदि किसी को चढ़ाना हो कि तुम क्या हो, तुम एक न्यूटन हो, तुम क्या हो, एक न्यूटन हो। 1 न्यूटन मतलब कि कितनी डायन, 1 लाख डायन। तो 1 न्यूटन और 1 लाख डायन। इसी के साथ हम वीडियो को अंत करते हैं। थैंक यू, गुड बाय, और ज्वाइन कीजिए अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। गुड डे।